हेलो एवरीवन। सो आज के इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू सॉल्व एमडी कैट 2024 जो कि कल उसका एग्जाम हुआ था, उसके जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए थे तो वो सारे क्वेश्चंस आज हमने इस सेशन के अंदर सॉल्व करने हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, don't forget to subscribe if you want to keep on learning English with me, right? So let's start right away. So let's start with the first question. The first question is choose the correct sentence. और चार ऑप्शंस आपको दी गई हुई हैं. सो इन 1838 सिंस दिस इज अ पास्ट टाइम, तो हमारे पास पहला डिफरेंस, इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है पहले ये चीज़ नोट डाउन कर लो कि अपने पास कि कौन कौन से ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड हियर इज़ कि ये यहाँ पे सजेस्टेड आया हुआ है, अगले ऑप्शन में यहाँ पे सजेस्ट आया हुआ है, तीसरे में फिर सजेस्टेड आया हुआ है और चौथे में सजेस्टेड आया हुआ है, राइट? सो पहली चीज, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन 1838, एक पास्ट सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, सो वी आर सपोज टू यूज दी सिंपल पास्ट टेंस, राइट? सो इन 1838, तो इस वाले ऑप्शन से तो हम राइट अवे जान छुड़ा देते हैं, इसको तो अभी हमने देखना भी नहीं है. ठीक हो गया. चलो अब आ जाते हैं अगली चीज, अगले डिफरेंस के ऊपर. सो यहाँ पे ऑल प्लांट्स आया हुआ है, ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स. यहाँ पे ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स, ये वाला तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया था. ऑल प्लांट वर मेड ऑफ सेल्स, सो ऑल के साथ यू आर सपोज टू यूज़ प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे ऑल प्लांट यूज़ हुआ है, सो हम इस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं. एंड देन वी हैव प्लांट वर मेड ऑफ सेल्स, तो वंस अगेन ये भी आपका इनकरेक्ट होगा. ये तो हम एक प्लांट की तो बात नहीं कर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ प्लांट, सो हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक, और हमारे पास आ गया. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही दोबारा से चूज द करेक्ट सेंटेंस, वही फॉर्मेट, वी गिवन 4 ऑप्शंस और इसमें हमने दोबारा से वही करना है कि पहले हम देखते हैं डिफरेंसेस. सो पहली चीज़ ये यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे देयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देयर्स कोई अपोस्ट्रोफी कोई एंड पे लगाया गया, एंड देन वी हैव फोर्थ वन. सो यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर लो बच्चा, अपने पास सारे देयर, देयर का क्या मतलब होता है? देयर इज, राइट? सो वहाँ पे ये आपके सामने देयर इज महमूद सरवर, राइट? सो देयर इज, देयर आर माई स्टूडेंट्स, राइट? सो देयर इज, तो यहाँ पे देयर इज का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं, देयर और अपोस्ट्रोफी एंड देन एस, राइट? तो ये वाला तो हम राइट अवे निकाल देते हैं क्योंकि ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता देयर इज का. ठीक हो गया. सो हमने पहली चीज़ को वो कर दिया. दूसरी चीज़ यहाँ पे हुम, ये हुम की यहाँ पे तो स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, इस वाले ऑप्शन को भी ख़त्म कर दो, राइट? हु इज़ द सब्जेक्टिव केस और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? WHOM, तो उसको भी हमने ख़त्म कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस वन एंड दिस वन, राइट? तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो पंक्चुएशन का, क्योंकि पंक्चुएशन के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो पंक्चुएशन में यहां पे एक में कॉमा है, राइट? और दूसरे में यहां पे कॉमा नहीं है. सो यहां पे जब भी आपको इस तरह से नाम दे दिया जाए ना, देयर इज मिस्टर हाशिम, उसके बाद जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है ना, जो भी आपने उसके बारे में बताया हुआ होता है, सो दैट इज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, राइट? वो डिफाइन नहीं कर रहा, वो एक एडिशनल एक डिटेल बता रहे हैं आप उस बंदे के बारे में, क्योंकि आपने नाम ऑलरेडी बता दिया, राइट? सो वेन एवर यू गिव एडिशनल डिटेल अबाउट समथिंग और सम पर्सन, तो उसके साथ आप उसको अपने बाकी के सेंटेंस से अलग करते हो. आप कहोगे देयर इज मिस्टर हाशिम, कॉमा आपने उसको अलग कर दिया, हु दे से इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन. सो वंस अगेन हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक हो गया. चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं. अगला हमारे पास क्या कहता है? सो अगला हमारे पास दोबारा से चूज द करेक्ट सेंटेंस. तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? सो वी हैव अगेन वी आर गिवन 4 ऑप्शंस. तो सबसे पहली चीज, ये गुलिवर ट्रैवल्स, ये जो है ना, ये एक बुक का नाम है, एक नॉवल का नाम है, राइट? सो जब भी आपको पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर्स, तो जब भी आपने बुक्स के नाम या इस तरह की कोई भी चीज़ का नाम देना होता है, तो उसका आपने दोनों लेटर्स को कैपिटल में रखना होता है, राइट? और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ट्रैवल्स नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, बिकॉज दिस इज वन बुक वन नॉवल, राइट? एक किताब के बारे में बात हो रही है, तो यू आर सपोज टू यूज वॉज written by Swift. So our correct option is option D. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास. सो वंस अगेन वी हैव चूज द करेक्ट सेंटेंस. द अनएग्जामिन्ड लाइफ
सेड सोक्रेटिस इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन, और ये हमारे पास चार ऑप्शंस वंस अगेन आ गई है. सो लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंसेस. यहाँ पे एक ही डिफरेंस है और वो क्या है, वो है हमारे पास पंक्चुएशन मार्क का, इन्वर्टेड कॉमास का, कॉमास का, राइट. सो यहाँ से हम लोग देखते हैं दी अनएग्जामिन्ड लाइफ, उसने अपनी एक थॉट दी और फिर उसने कहा, सुकरात ने ये कहा था, सेड सोक्रेटिस इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन. तो ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है. देन वी हैव अनदर वन, द इनएग्जामिन्ड लाइफ. ये इनएग्जामिन्ड तो कुछ भी नहीं होता, इसको तो पहले ही निकाल दो, राइट. और दूसरा ये कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बात सोक्रेटिस ने कही थी, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन, राइट. तो ये पूरी की पूरी बात तो इट हैज़ टू बी इन इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे वो नहीं है, राइट. इसी तरह से सेड सोक्रेटिस, तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कब से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना शुरू हो गया, राइट. सो ये भी आपका गलत है, तो इसको भी निकाल दो. दी डिसएग्जामिन्ड लाइफ, डिसएग्जामिन्ड तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सो ये भी निकल गया. सो यू सी एलिमिनेशन टेक्निक इज helping us out with a lot of things, right. So once again we have this one, which is option A. This is the correct option, the unexamined life in inverted commas, then you put a comma, said Socrates, then you put a comma, and then you inverted commas के अंदर आपने अपनी thought को complete किया. I hope it's clear. Let's move on to the next question. You have often heard of me speaking of my friend Wahaj Waheed, a barrister here. ठीक हो गया. Who is, so you have often, ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं इस वक्त, और हमने देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है दैट इज बेस्ट फिट इन दिस सिचुएशन. वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि तुमने अक्सर मुझसे सुना होगा, मुझसे बात करते हुए सुना हुआ होगा वहाज वहीद के बारे में, जो कि हु इज़ अ बैरिस्टर हियर, राइट. तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व वैसे करेंगे, डिफरेंसेस वही सेम. तो यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक ऑफ माई फ्रेंड, heard of me speaking of my friend, heard me speak of my friend. You have often heard me speak of my friend Wahaj, right. So ये तो आपका सेंटेंस ही गलत हो गया. Why? बिकॉज यहाँ पे वो सेंटेंस का जो मीनिंग था ना कि तुमने अक्सर मुझसे सुना हुआ होगा इस बंदे के बारे में, वहाज वहीद के बारे में, हु इज़ अ बैरिस्टर हियर, उसने उस सेंटेंस को दो में स्प्लिट कर दिया और उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, राइट. सो ये सेंटेंस तो आप लोग निकाल दोगे जिसके बीच में फुल स्टॉप लगाया गया. अब हमारे पास मुकाबला है ए, बी और डी के बीच में. सो हम लोग क्या करेंगे, यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी स्पीकिंग ऑफ माई फ्रेंड वहाज वहीद, अ बैरिस्टर हियर, राइट. तो यहाँ पे एक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वहाज वहीद, चूंकि आपने नाम बता दिया, नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर इज सपोज टू बी स्प्लिट बाय अ कॉमा, राइट. ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, तो इसको आपने कॉमा से स्प्लिट करना होगा. ठीक हो गया. सो ये वाला तो आप लोग निकाल दोगे, आप लोग कहोगे कि ये तो इट डजंट मेक सेंस, राइट. यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक अबाउट माई फ्रेंड वहाज वहीद, अ बैरिस्टर हियर. तो ये भी आपका यहाँ पे सेमी कॉलन का तो कोई काम ही नहीं है. सेमी कॉलन तो आपके दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, यहाँ तो क्लॉज है ही नहीं, ये तो क्लॉज है ही नहीं, राइट. सो आप लोग इसको भी ख़त्म कर दोगे, तो आपके पास यू लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, विच इज़ ऑप्शन बी. यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक ऑफ माई फ्रेंड वहाज वहीद. वहाज वहीद को उसने कॉमा से स्प्लिट किया, माई फ्रेंड, और फिर वहाज वहीद को भी स्प्लिट किया, हु इज़ अ बैरिस्टर हियर. ये भी आपका क्या है, ये आपका एक एक्सप्लेनेशन है अबाउट हु वहाज वहीद इज, राइट. आई होप इट्स क्लियर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो वंस अगेन वी हैव चूज द करेक्ट सेंटेंस, और यहाँ पे हमारे पास वो आया हुआ है कि द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वॉज डेनिस टीटो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. डिफरेंसेस देखते हैं. यहाँ पे वंस अगेन ये कॉमा आ गया है फ्रॉम से पहले, फिर फ्रॉम के बाद भी. ऐसा तो कोई पंक्चुएशन नहीं है कि फ्रॉम से प्रेपोजिशन से पहले और बाद में लगा दो, सो इट डजंट मेक सेंस. इसको ख़त्म कर दो. द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वॉज डेनिस टीटो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आपको आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है द, तो ये इसको भी निकाल दो. फिर हमारे पास ऑप्शन डी है, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वॉज डेनिस टीटो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. और ऊपर क्या है, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर
was Dennis Tito from the United States. तो यहाँ पे चूंकि ये बेसिकली उसके बारे में आप उस ही बंदे डेनिस टीटो के बारे में ही आप एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये ऐसे ही है कि आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम सवात, राइट? सो फ्रॉम सवात, तो यहाँ पे आप कॉमा तो नहीं लगाओगे ना, सो यहाँ पे देयर बी नो कॉमा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. यू विल सिंपली से द फर्स्ट ट्रैवलर was Dennis Tito from the United States. ठीक हो गया बच्चा? Everyone, I hope it's clear. Let's move on to the next question. हमारा अगला सवाल क्या कहता है? फिर से we have choose the correct sentence. It was greatly good by you. Greatly good by you. ये greatly good ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, right? So it was greatly good by you. ऐसा तो कुछ भी. It was awfully good. चलो ये कोई थोड़ी बहुत सेंस बनाता है. It was awfully, it was very good. ये चलो इसको तो हम निकाल दिया. ग्रेटली गुड ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, राइट? फिर हम लोग आ जाते, इट वॉज ऑफुली गुड बाय यू. यहाँ पे बाय यू यूज हुआ है, यहाँ पे ऑफ यू, और यहाँ पे ओ डबल एफ वाले को भी निकाल दो. ओ डबल एफ कैसे यूज होता है? जब आप कहते हैं टर्न ऑफ द लाइट्स, राइट? स्विच ऑफ द लाइट्स. ऑफ बेसिकली आपका द अलार्म वेंट ऑफ, ओ डबल एफ वाला, राइट? तो यहाँ पे तो इस वाले ऑफ का कोई लेना देना नहीं है कि ये तुम्हारे तरफ से बहुत एक अच्छा वो था कि तुमने प्रपोज किया कि हम मरी जाएं, राइट? सो यहाँ पे ये वाला ऑफ. तो अब ये बाय और ऑफ का मुकाबला चल रहा है, बाकी दोनों ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर दिए. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, जब आप किसी को कहते हैं ना इट वाज सो नाइस ऑफ यू, ये तो आपने सुना होगा ना, इट इज सो नाइस ऑफ यू, राइट? सो उसी तरह से इट वाज ऑफुली गुड ऑफ यू टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट मरी, विच इज ऑप्शन सी. ये आपका ठीक होगा. गुड बाय यू नहीं होता, गुड ऑफ यू होता है. और दूसरा ये कि यहाँ पे टू के साथ प्रपोज्ड यूज हुआ है. हमारे पास तो स्ट्रक्चर क्या होता है इन्फिनेटिव का? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? तो ये आपका इस वजह से भी गलत है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी कि अगले क्वेश्चन में क्या हमारे पास एक वो रखा हुआ है. सो वंस अगेन वी हैव चूज द करेक्ट सेंटेंस, और हमारे पास एक बड़ा ही मज़े का सवाल आ गया है. सो वो कहता है कि द सुपरवाइजर हैज़ नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज. सो वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? कहना वो ये चाह रहा है कि सुपरवाइजर जो है उसने ना तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ना कभी भी करेगा, राइट? सो उसके लिए आपके पास दो टेंसेस यूज हुई हुई हैं इस सेंटेंस के अंदर. एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक हो गया बच्चा. और दूसरा फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है. सो फ्यूचर टेंस की क्या वो होती है? फ्यूचर सिंपल की विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक हो गया. चलो अब आ जाते हैं इस सवाल के ऊपर. तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, राइट? सो यहाँ पे ये वाले को तो आप लोग निकाल दोगे. दूसरे वाले देखो, द सुपरवाइजर हैव, इसको तो यहीं पे पढ़ते पढ़ते इसको यहीं पे रोक दो, क्योंकि सुपरवाइजर चूंकि सिंगुलर है तो हैव तो नहीं चलेगा. इसके साथ हैज होता तो चलो हम आगे सेंटेंस पढ़ तो लेते हैं, राइट? पढ़ना भी नहीं है, जाया अपना वक्त नहीं जाया करना, बहुत कीमती वक्त होता है टेस्ट के दौरान. द सुपरवाइजर हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज. अब ये थोड़ी सेंस बना रहा है. हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड, दिस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक हो गया. नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज, राइट? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेंस बना रहा है. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेकिन ऑप्शन डी को भी एक बार गौर से देख लेते हैं कि वहां पे भी क्या प्रॉब्लम है. सो हैज और सो वहां पे भी वही प्रॉब्लम है कि हैज यूज हुआ है बट देयर इज नो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको भी निकाल दो. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक हो गया बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली. पंक्चुएशन के ये जो MDCAT 2024 का एग्जाम हुआ है, इसमें पंक्चुएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और पंक्चुएशन एक बहुत ही मज़े का टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं. शी हैज़ ब्यूटी, ब्रेन्स एंड वेल्थ, अ रेयर कॉम्बिनेशन. शी हैज़ ब्यूटी, ब्रेन्स एंड वेल्थ,
a rare combination. She has beauty, brains and wealth. So यहाँ पे differences देखते हैं. पहला सबसे जो पहला difference है वो यहाँ पे क्या है? वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक में ये हाइफन लगा हुआ है, दो में, राइट? सो ए और बी में हाइफन है, दूसरे में सेमी कॉलन है और तीसरे में कॉलन यूज हुआ है, राइट? दूसरा डिफरेंस देखते हैं. दूसरा डिफरेंस क्या? ये सेमी कॉलन वाला तो यहां से निकाल दोगे. सेमी कॉलन आपका दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है. इस तरह से नहीं होता कि आप एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, अ रेयर कॉम्बिनेशन. इट्स नॉट इवन अ क्लॉज, राइट? इट्स अ फ्रेज, अ रेयर कॉम्बिनेशन. तो ये सी को तो आप निकाल दो. नाउ यू आर लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस. अब इन 3 में से हमने देखना है कि कौन सा ठीक है. सो शी हैज ब्यूटी, ब्रेन्स एंड वेल्थ, अ रेयर कॉम्बिनेशन. ये वाला जो कॉमा एंड पे यूज हुआ है ना, सो इसको इन मॉडर्न इंग्लिश इसको हम लोग इनकरेक्ट, इसको हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं एंड दिस इज कंसिडर्ड इनकरेक्ट. और अभी हम लोग जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं? शी हैज ब्यूटी, ए कॉमा बी एंड से पहले फिर आप दोबारा से कॉमा नहीं लगाते. सो ये वाला आपका ठीक है. यहाँ पे एक कॉमा यूज हुआ हुआ है, एंड से पहले कॉमा नहीं यूज हुआ हुआ, फिर वेल्थ लिखा हुआ है, अ रेयर कॉम्बिनेशन. और हाइफन और सेमी कॉलन दोनों ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉमा यूज हुआ हुआ है, सो विल गेट रिड ऑफ ऑप्शन डी एज वेल. तो ऑप्शन बी भी विल गेट रिड ऑफ दी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमा वी गॉट रिड ऑफ बी एंड डी. हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ऑप्शन ए. ठीक हो गया? आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है? चूज द सेंटेंस दैट इज punctuated correctly. Once again you see guys, हमारे पास बार बार punctuation के ऊपर सवाल आ रहे हैं. He said to his disciples कहते हैं शागिर्द जो होते हैं या आपके जो followers होते हैं. He said to his disciples watch and pray, right? सबसे पहली चीज differences देखने हैं यहाँ पे. ठीक है बच्चा? सो पहली चीज ये कि हमारे पास ये दो sentences, ये disciples का possessive case कहाँ से आ गया? ये डिसाइपल्स इस तरह से हम लोग तो प्लूरल नहीं लिखते ना, हम लोग तो इस तरह से क्या लिखते हैं? पोजेसिव केस. जैसे मैं कहता हूँ ही सेड टू अनीला, राइट? तो अनीला को हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, अनीलाज तो ऐसे तो नहीं कहेंगे. सो हम यहाँ पे ये ऑप्शन डी को तो पहले ही निकाल दो. पंक्चुएशन की बहुत बड़ी गलती हुई भी. ही सेड टू हिज डिसाइपल्स वॉच एंड प्रे. यहाँ पे ये वाला कॉमा, इसका क्या लेना देना? कोई एब्सोल्युटली देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दिस कॉमा. ये भी खत्म कर दो, राइट? तो ऑप्शंस में आपको ऐसे क्लूज दिए हुए होंगे कि उसको आप राइट अवे उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो. सो वी एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस. अब हमारे पास ही सेड टू हिज डिसाइपल्स वॉच एंड प्रे, राइट? और आपको एक नरेशंस का एक कॉन्सेप्ट पता होगा. सो व्हेनेवर यू से आई सेड और उसके बाद आप कॉमा लगाते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं और अंदर आप कुछ लिखते हैं और फिर आप इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं, राइट? सो यहाँ पे ये कॉमा ठीक यूज हुआ है, यहाँ पे तो कॉमा ही नहीं है. सो वील गेट रिड ऑफ दिस वन. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ही सेड टू हिज डिसाइपल्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, वॉच एंड प्रे. ठीक हो गया बच्चा? चलो अगले सवाल पे चलते हैं. अगला हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ठीक हो गया? सो द सूप डैश गुड. तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है टेस्ट. तो सूप क्या है? सूप सिंगुलर है प्लूरल है? तो आप लोग कहोगे सिंगुलर है. सो सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? उसके साथ हम लोग एस या ई एस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट? जैसे मैं कहता हूँ कि अली गोज टू स्कूल हम कहते हैं, राइट? अली गोज टू स्कूल हम कहते हैं. वाई? बिकॉज अली इज सिंगुलर और सिंगुलर के साथ आप लोग एस या ई एस वाले वर्ब्स यूज करते हो, राइट? अच्छा, अब ये वाला तो आपने पहले ही निकाल दिया. ठीक है? हैज टेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि हैज हैव जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. लेकिन क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? आप लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कहीं से भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है. सो यूल गेट रिड ऑफ दिस वन एज वेल. अब आ जाता है मुकाबला बी और सी के बीच में. सो बी सी को पहले देख लेते हैं. टेस्ट किस तरह का वर्ब है, राइट? यहाँ पे टेस्ट कोई एक्शन हो रहा है, राइट? कोई एक्शन चल रहा है यहाँ पे? नहीं, एक्शन नहीं चल रहा. इस तरह के वर्ब्स को हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस या आपके स्टेटिव वर्ब्स, जिन वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ब्स नहीं होते, या आपके एक स्टेट के बारे में बताते हैं, राइट? सो यहाँ पे टेस्ट भी एक स्टेट है कि वो कैसा उसका
जायका है, राइट, कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब भी आपका स्टेटिव वर्ब यूज होता है तो उसको हम लोग कंटिन्यूस टेंसेस में, जो कि इज टेस्टिंग एक कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, राइट। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, हम कहेंगे द सूप टेस्ट्स गुड। ठीक हो गया बच्चा, वेरी गुड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। आई होप इट्स क्लियर। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 4 ऑप्शंस। ठीक हो गया। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। सो यहाँ पे पहली चीज हमारे पास आ गई फॉर। सिंस और फॉर जब भी आते हैं तो आपको परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। परफेक्ट टेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। इस तरह के जितने भी टेंसेस होते हैं जो कि परफेक्ट टेंसेस होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले इसको जानते हैं। यहाँ पे नोन भी यूज हुआ है, न्यू भी यूज हुआ है, नोन न्यू। सो आपका वर्ब जो होता है ना नो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन, राइट। तो ये जो हैड के साथ नोन यूज हुआ है ये तो बिल्कुल सही है। हैव के साथ नोन यूज हुआ है तो ये भी सही है। हैड नेवर न्यू, ये तो सेकंड फॉर्म। हैड, हैज हैड के साथ हमने क्या देखा था? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, लेकिन ये तो सेकंड फॉर्म यूज हो, ये भी निकल गया। वुड नेवर न्यू, वुड के साथ आपको क्या, वुड तो आपको यूज ही नहीं करना था बिकॉज ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो इसको तो आप लोग, और न्यू भी यूज हुआ है। वुड के साथ जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ तो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, राइट। सो ये हमने 2 ऑप्शंस तो हमने निकाल दिए इसमें से। आई हैड नेवर बिन नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये बिला वजह का पैसिव वॉइस यूज हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। आपने यहां पे यही बताना था कि मैं उसको कभी भी लंबे अरसे के लिए नहीं जाना हुआ, राइट। सो आप यहां पे क्या कहोगे? आई हैव नेवर नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच इज ऑप्शन ए। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल हमारा कहता है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, डैश वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं? हम लोग बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पे डैश वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। स्पोकन इन अर्नेस्ट का क्या मतलब होता है? अर्नेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत सिंसेयर तरीके से कुछ बता, सिंसेरिटी के साथ जब आप कोई काम करते हैं, जब आप किसी से कोई बात करते हैं। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, अ फ्यू और फ्यू का। फ्यू का क्या मतलब होता है? फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम, राइट। बहुत ही कम का क्या मतलब है? कि ये हमारे पास एक नेगेटिव मीनिंग रखता होगा, राइट। एक नेगेटिव मीनिंग रखता होगा, बहुत ही कम, ना होने के बराबर। और अ फ्यू का क्या मतलब होता है? ये एक पॉजिटिव मीनिंग रखता है जब आप किसी को पॉजिटिव, ठीक है क्वांटिटी कम होगी लेकिन कुछ अल्फाज, सम अल्फाज, राइट, सम अल्फाज होंगे कम ही लेकिन कुछ अल्फाज, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो यहां पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहां पे कहना चाहेंगे कि कुछ अल्फाज, सम वर्ड्स, राइट। सो सम वर्ड्स के लिए आपका क्या होता है? अ फ्यू होता है, फ्यू नहीं होता। और फ्यूअर तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा कि आपने कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, तो फ्यूअर तो आप तब लगाएंगे जब कोई कंपैरिजन होगा, राइट। और द फ्यू क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज द फ्यू का मतलब होता है कि जितने थोड़े बहुत थे वो सारे के सारे। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई भी हमें क्लू नहीं मिला हुआ कि जितने थोड़े बहुत थे वो सारे के सारे के बारे में हम लोग बात कर रहे हो, राइट। सो हम लोग यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे कि कुछ अल्फाज स्पोकन इन अर्नेस्ट will convince him, right? So a few which is with a positive connotation कि कुछ अल्फाज अगर आप कह देते उससे कन्विंस हो जाता वो। ठीक हो गया बच्चा? चलो let's move on to the next question. Appropriate preposition, right? So he takes, this is one of the most repeated questions जहाँ पे भी prepositions के सवाल आते हैं, चाहे वो MD कैट हो, चाहे वो ईटा का हो, चाहे वो बाकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम का हो, CSS का हो, PMS का हो, BPSC, एनी टेस्ट, उसके अंदर ये एक न एक बार ये सवाल
आ चुका है किसी न किसी तरह से. एग्जैक्टली नॉट द सेम क्वेश्चन बट दिस प्रेपोजिशन. ही टेक्स डैश हिज फादर. टेक्स अप हिज फादर नहीं, टेक्स अप हिज फादर. इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, जब आप ये बताना चाहते हैं कि टेक्स आफ्टर, राइट, टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है, दैट यू लुक वेरी सिमिलर टू हिज फादर, राइट. बहुत मिलते जुलते, उनकी शक्लें बहुत मिलती जुलती हैं, बहुत सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में. तो यहाँ पे यू हैव द प्रपोजिशन ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, राइट. सो इसका मतलब है कि दोनों बहुत सिमिलर हैं. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. अगला हमारे पास सवाल क्या आता है, अगला चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. ये एक बहुत मजे का सवाल आया हुआ है इस बार, राइट. सो द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स. फेरो, सो बेसिकली ये फिरौन वाला फेरो है, राइट. फिरौन वाला, फिरौन बेसिकली उसको इंग्लिश में फेरो कहते हैं. सो फेरो, अब इसकी इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखें तो आपको ये लगेगा कि यार यहाँ पे फेरो ये वाली स्पेलिंग होनी चाहिए. ये तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट. फेरो की जो स्पेलिंग होती है वो एक तो इसमें ए आपने नोट करना है, फेरो, राइट, ए होता है इसमें, ई नहीं होता. ठीक है, तो ये दो तो हमने निकाल दिए. दूसरा इसमें, हालांकि ये आपको बोलते हुए ऐसे लगता है कि ये फेरो, राइट. सो ओ पहले आएगा फिर ए आएगा, राइट, बट इट्स द अदर वे अराउंड. इट्स वन ऑफ दोज कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसकी प्रोनाउंसिएशन एक तरह से होती है, स्पेलिंग्स दूसरी तरह से होते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वो फेरो, ए ओ एच वाली है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फेरो. ठीक हो गया. दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन. अगले पे चलते हैं, सिनोनिम्स. व्हाट डज द वर्ड सरप्लस मीन. सरप्लस क्या होता है, सिनोनिम. यहाँ पे हमने सिनोनिम देखना है इसका, हम एक तरह का जो जिसका मीनिंग होगा. ठीक हो गया. सरप्लस का क्या मतलब, सरप्लस का मतलब होता है कि जब एक कोई आपने काम करना था और आपने उससे ऊपर ज्यादा उससे काम कर दिया, राइट. सरप्लस. सो जैसे मेरी कैलोरी इनटेक जो है दैट इज इन सरप्लस टुडे, फॉर टुडे, राइट, कि मैंने आज जितनी मेरी कैलोरी इनटेक होनी चाहिए थी उससे मैंने ज्यादा ही कंज्यूम कर लिया. सो इन एक्सेस, राइट. मैथमेटिकल फॉर्म, विद इन रीच, नो सैल्यूटेशन, नो इन एक्सेस. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक हो गया. अगले पे चलते हैं, सिनोनिम्स वंस अगेन. एंसेस्टर. एंसेस्टर किसको कहते हैं, एंसेस्टर कहते हैं जैसे आपके आबाओ अजदाद, जिसको हम कहते हैं आबाओ अजदाद. आई होप ऐसे ही लिखते हैं उर्दू में, राइट, आबाओ अजदाद. अब कलेक्शन ऑफ स्टार्स, इसका तो एंसेस्टर्स से कोई लेना देना नहीं है. ये उन्होंने दिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टर आया हुआ है ना, तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि स्टार्स. एस्ट्रोलॉजी, नो. फोर फादर्स, यस, फोर फादर्स कहते हैं जो आपके दादा परदादा, नाना परनाना, राइट. सो आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं उसको हम फोर फादर्स भी कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक हो गया. एंड देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स का, स्पिल. व्हाट डज द वर्ड स्पिल मीन. सो यहाँ पे हमारे पास स्पॉइल, डिलीवर, स्पॉइल, स्प्रेड. सो स्पॉइल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इसकी तरह साउंड करता है, बट स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना. स्पिल का मतलब होता है जैसे ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर स्पिल्ड, राइट, वो उल्टा हो गया, उससे सारा पानी गिर गया, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, जब आपका पानी गिरता है तो वो क्या करता है, स्प्रेड आउट होता है. ठीक हो गया. सो आई होप यू गाइज लव्ड दिस सेशन. इफ you've enjoyed this session, तो please make sure that you guys leave a comment with a nice little heart, so that I know that you guys are enjoying and learning at the same time. And stay tuned for more of such content. If you want to keep on learning, please do. We have a lot of good things going on this channel. So I'll see you in next video. Allah Hafiz.